नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस में असामान्य उच्च तापमान दर्ज होने के कारणों की जांच कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु 2024-25 के लिए रणनीतिक कार्य योजना का अनावरण किया। DPIIT के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में गिरावट दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने गंगा की छोटी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की योजना का सुझाव दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में मिलेट्स का उत्पादन स्थिर रहा है। 40वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग यानी ATCM और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति यानी CEP की बैठक कोची में संपन्न हुई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD अपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी AWS में असामान्य उच्च तापमान दर्ज होने के कारणों की जांच कर रहा है। IMD के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने दिल्ली के मुंगेशपुर स्टेशन पर 29 मई को 52.9 डिग्री सेल्सियस और नागपुर के रामदास पेट में 56 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था। वहीं इन क्षेत्रों के आसपास के स्टेशनों ने तुलनात्मक रूप से कम तापमान दर्ज किया। ऐसे में वेदर स्टेशनों पर तापमान की गलत रीडिंग को लेकर सवाल उत्पन्न हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मुंगेशपुर के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की ओर से रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान वास्तव में सेंसर में किसी फॉल्ट के कारण हो सकता है। चलिए सबसे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1875 में स्थापित किया गया था। ये मौसम विज्ञान और इससे जुड़े विषयों से संबंधित सभी मामलों की प्रमुख सरकारी एजेंसी है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस के बारे में जानते हैं। ये ऐसे मौसम विज्ञान स्टेशन हैं जहां सेंसर्स में तापमान दर्ज किए जाते हैं और इनके बारे में सूचना ऑटोमेटिक रूप से प्रसारित होती है। सामान्य AWS के लिए 4 सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। ये हैं विंड सेंसर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर और रेनफॉल सेंसर। हवा के तापमान को विद्युत प्रतिरोध थर्मामीटर का उपयोग करके मापा जाता है और इसे डिग्री सेल्सियस में दर्शाया जाता है। विद्युत प्रतिरोध थर्मामीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तापमान में बदलाव के साथ विद्युत प्रतिरोध बदलता रहता है। चलिए अब AWS से जुड़ी समस्याएं समझते हैं। पहली समस्या है कि तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर रिकॉर्डिंग सटीक है या नहीं, इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी है सेंसर को अनुचित तरीके से व्यवस्थित करने या उसमें बदलाव करने से रीडिंग में त्रुटि आ सकती है। और तीसरी है कंक्रीट संरचनाओं पर AWS यूनिट्स को सही से स्थापित नहीं करने और नियमित रखरखाव नहीं होने से भी गलत रीडिंग की आशंका बढ़ जाती है। अंत में तापमान को मापने वाले अन्य उपकरण के बारे में भी जान लेते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन में थर्मामीटर रखकर उच्च तापमान मापा जा सकता है। स्टीवेंसन स्क्रीन वास्तव में लकड़ी की एक संरचना होती है। इसे मौसम मापने वाले उपकरणों को वर्षा और ताप के प्रत्यक्ष विकिरण से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्क्रीन के चारों ओर वायु बाधा रहित रूप से प्रवाहित होती रहती है, जिससे तापमान का मापन भी हो जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये INR के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु 2024-25 के लिए रणनीतिक कार्य योजना का अनावरण किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना को रेखांकित किया है। इस कार्य योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों यानी PROI द्वारा भारत के बाहर भारतीय रुपये में खाता खोलने की अनुमति देना, भारतीय बैंकों द्वारा PROI को भारतीय रुपये में उधार देना और स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी SNRR और स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाना। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सबसे पहले स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी यानी SNRR खाते के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, रुपये में वास्तविक यानी प्रमाणिक लेन देन करने के उद्देश्य से स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी SNRR खाता खोल सकता है। आमतौर पर SNRR खातों को व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB आदि में निर्धारित लेन देन के लिए खोला जाता है।
चलिए अब बात करते हैं स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA खाते के बारे में। वॉस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा यानी भारत के मामले में रुपए में खोले जाते हैं। SRVA मौजूदा वॉस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था है। ये मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करती है और एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। SRVA खोलने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारत की स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये को स्वीकार करने हेतु इसका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में व्यापक रूप से उपयोग होना चाहिए। इसे आसानी से परिवर्तनीय होना चाहिए और देश में एक स्थिर वित्तीय बाजार होना चाहिए। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभ क्या है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत में डॉलर की मांग कम होगी और भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी। यह व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार भी करेगा। भुगतान संतुलन को स्थिर रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी। साथ ही विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता में भी कमी आएगी। इसके अलावा इससे बाहरी आघातों या संकटों के प्रति रुपये की अस्थिरता भी कम होगी। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे कि भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयकरण से ट्रिफिन दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी। ट्रिफिन दुविधा का अर्थ है कि वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की आपूर्ति करने हेतु देश का दायित्व उसकी घरेलू मौद्रिक नीतियों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। इस दुविधा का एक उदाहरण अमेरिकी डॉलर है, जिसकी विश्व में आपूर्ति बनाए रखने के साथ साथ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखना होता है। इसके अलावा वित्तीय बाजारों के एकीकरण से व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रभावित होना भी इससे जुड़ी चुनौतियों में शामिल है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग किया जा रहा है। जापान, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय करेंसी स्वैप यानी मुद्रा विनिमय समझौते किए गए हैं और रुपया मूल्य वर्ग के बॉन्ड्स यानी मसाला बॉन्ड्स जारी किए गए हैं आदि। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। DPIIT के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अंतर्वाह में गिरावट दर्ज की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 44.42 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। यह वित्त वर्ष 2022-23 में हुए 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से 3.49% कम है। इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान था। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था। इसके बाद मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान था। सन 2000 से 2024 के दौरान भारत को जिन शीर्ष 5 देशों से सर्वाधिक FDI इक्विटी प्राप्त हुआ है वे क्रमशः हैं मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और जापान। वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक FDI क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर तथा उसके बाद सेवा क्षेत्र एवं निर्माण गतिविधियों को प्राप्त हुआ है। 2000 से 2024 के दौरान सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त करने वाले भारत के शीर्ष 5 क्षेत्र क्रमशः सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार तथा ऑटोमोबाइल उद्योग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और FDI के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश के व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। DPIIT भारत में FDI नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। भारत में FDI को अनुमति 2 तरीकों से दी जाती है। पहला है स्वचालित मार्ग, इसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है सरकारी मार्ग, इसमें सरकारी अनुमोदन आवश्यक होता है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आदि FDI में शामिल हैं। लॉटरी व्यवसाय, जुआ व बैटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आदि में FDI निषिद्ध है। FDI के महत्व की बात करें तो यह आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है, पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करता है।
चलिए भारत में एफडीआई से जुड़ी चिंताएं भी समझ लेते हैं। अधिकांश एफडीआई महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को प्राप्त होता है। यह विकास के स्तर पर क्षेत्रीय असमानता को और बढ़ाता है। एफडीआई अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, जिससे अंततः घरेलू कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। खबर के अंत में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीमा, पावर एक्सचेंज आदि क्षेत्रों में एफडीआई का उदारीकरण किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से निवेश आकर्षित किया जा रहा है आदि। अब रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। गंगा की छोटी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की योजना। वैज्ञानिकों ने इस योजना का सुझाव उनके द्वारा गंगा की सहायक नदियों और उप सहायक नदियों का सर्वेक्षण करने के बाद दिया है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले गंगा डॉल्फिन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN ने इसे एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। CITES साइट्स में ये परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 में सूचीबद्ध है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का भी हिस्सा है। चलिए अब इसकी विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। डॉल्फिन लंबी पतली थूथन, गोल पेट, गठीला शरीर और बड़े बड़े फ्लीपर्स वाली मछली होती है। ये केवल ताजा जल में रहती है और दृष्टिहीन होती है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इसे सूंस भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से बड़ी होती है। डॉल्फिन मछली के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की बात करें तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किया गया है और बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। गंगा डॉल्फिन की 15% से अधिक आबादी गंगा की अन्य छोटी सहायक नदियों में पाई जाती है। वहीं सोन, केन, बेतवा, सिंध, शारदा और यमुना नदी के ऊपरी हिस्से में गंगा डॉल्फिन का वितरण कम है। छोटी नदियों की पारिस्थितिकी के बारे में समुचित जानकारी के अभाव के कारण समग्र नदी संरक्षण प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। गंगा डॉल्फिन के सामने विद्यमान खतरे हैं अनजाने में मारना, अत्यधिक मत्स्यन और जाल में फंसना, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, प्रदूषण और बांधों की वजह से डॉल्फिन आबादी का अलग अलग हो जाना आदि। खबर के आखिर में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए की गई सिफारिशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नदी बेसिन आधारित दृष्टिकोण का समर्थन करने वाली व्यापक और समावेशी संरक्षण रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। नदी बेसिन एक नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र होता है। छोटी नदियों में संरक्षण के लिए अम्ब्रेला प्रजाति दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि जिन प्रजातियों को रहने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने से क्षेत्र में छोटी प्रजातियों के लिए रहने हेतु जगह खाली हो जाएगी। साथ ही जैव विविधता में आ रहे परिवर्तनों की निगरानी के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राथमिकता वाले नदी खंडों की पहचान करना भी जरूरी है और प्रदूषण को कम करने के लिए भी तत्काल कठोर उपाय लागू करने की आवश्यकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में मिलेट्स का उत्पादन स्थिर रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन में लगभग 80% और वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में 20% का योगदान करता है, लेकिन इसका उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। चलिए सबसे पहले मिलेट्स उत्पादन स्थिर रहने के लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं। श्रम की कमी और उर्वरक के कम उपयोग के कारण उपज में अंतर यानी यील्ड गैप मौजूद है। यील्ड गैप से आशय है उत्पादन की क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अंतर। दूसरा कारण है कि उपभोक्ताओं की खान पान संबंधी पसंद में बदलाव आया है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के तहत चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों की खरीद से भी मिलेट्स का उपयोग प्रभावित हुआ है। मिलेट्स की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम होती है, यानी ये फसलें जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इन्हें तुरंत भंडारण की जरूरत पड़ती है और भारत में अनाज भंडारण की बड़ी समस्या रही है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिलेट्स खरीफ की एक फसल है। ये छोटी व गोल बीज वाली वार्षिक घासों के सामूहिक समूह है। ये वनस्पति प्रजाति पोएसी से संबंधित है। मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है। इनमें प्रमुख मोटा अनाज मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा आदि और गौण मिलेट्स यानी कंगनी, फॉक्सटेल, कोदो आदि शामिल हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इनमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट्स और 15 से 20% आहारी फाइबर होते हैं। 2022 में भारत की मिलेट्स उत्पादकता चीन, इथियोपिया और रूस से कम थी। ज्वार इसका अपवाद है जिसकी उत्पादकता अधिक रही है। भारत के प्रमुख मोटा अनाज मिलेट्स उत्पादक राज्य राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि हैं। आगे बढ़ते हैं और मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले जानते हैं। वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भारत में मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स परोसना अनिवार्य किया गया है। इसे गर्म पका हुआ भोजन योजना में भी उचित रूप से एकीकृत किया गया है। अंत में मिलेट्स से होने वाले लाभ जान लेते हैं। इनमें सबसे पहला है स्वास्थ्य के लिए लाभ। ये आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न है। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह को रोकने के लिए अच्छा माना जाता है। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं। इस गुण के कारण ये सीलिएक रोग के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं। ये एनीमिया, हृदय रोग से लड़ने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित लाभ की बात करें तो ये फसलें किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत हैं। साथ ही इनके उत्पादन के लिए भी अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। और अंतिम है पर्यावरणीय लाभ। ये फसलें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती हैं। इन फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये सूखा सहिष्णु और संधारणीय फसलें हैं। इन फसलों के विकास के लिए कम उर्वरक और कम कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है आदि। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की बैठक कोच्चि में संपन्न हुई। इन दोनों बैठकों की मेजबानी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने की है। पर्यावरण संरक्षण समिति CEP अंटार्कटिका में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण पर अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM को सलाह देती है। ATCM में अपनाए गए उपाय, निर्णय और संकल्प अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को लागू करते हैं। खबर की शुरुआत में अंटार्कटिक संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस संधि पर 1959 में वॉशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1961 में लागू हुई थी। इसके 57 सदस्य हैं। इनमें से 29 परामर्शदाता यानी कंसल्टेटिव पक्षकार हैं और वे इसकी निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं 28 गैर परामर्शदाता पक्षकार हैं और वे इसकी निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। भारत 1983 से इस संधि का परामर्शदाता पक्षकार है। यह संधि 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी क्षेत्र में लागू की गई है। संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह संधि अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुगम बनाएगी। यह संधि अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। अंटार्कटिका के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों को समझते हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 था। भारत वर्तमान में 2 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। पहला मैत्री 1989 और दूसरा भारती 2012। 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में भारत ने मैत्री 2 नाम से अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। साल 2022 में भारत ने अंटार्कटिक अधिनियम बनाया था। ये अधिनियम अंटार्कटिक संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। खबर के आखिर में अंटार्कटिक संधि से संबंधित समझौतों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है अंटार्कटिक संधि 1991 के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है। दूसरा समझौता है अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972। यह अंटार्कटिक सील नामक जीव के संरक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। और तीसरा है अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1980। यह क्रिल, फिन मछली और अन्य समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण एवं तर्कसंगत उपयोग का प्रावधान करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारी आज की व्यक्तित्व हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। मालवा राज्य की होलकर रानी को उनके 299वें जन्म दिवस पर याद किया गया। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। कुंभेर के युद्ध में इनके पति खंडे राव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा की सत्ता इनके नियंत्रण में आ गई थी। इनके शासन काल में महेश्वर शहर साहित्य
संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बन गया था। उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना में मदद की थी, जो अब महेश्वरी साड़ी उत्पादन केंद्र के रूप में लोकप्रिय है। उन्होंने अपने राज्य में धर्म का प्रचार किया था और उद्योग को बढ़ावा भी दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर आदि मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। हम देवी अहिल्याबाई होलकर जी से साहस, करुणा, प्रशासनिक क्षमता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में कंबोडिया ने फुनान टेक्नो कैनाल पर शीघ्र कार्य शुरू करने की घोषणा की है। यह कंबोडिया में प्रस्तावित एक 180 किलोमीटर लंबी नहर है। इसे चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय शांति रक्षक सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया। जापान ने पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीप के नजदीक चीनी जहाजों की आवाजाही दर्ज की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय रेपो दर यानी वेरिएबल रेपो रेट की नीलामी की थी। इसको लेकर बैंकों में काफी उत्साह देखा गया था। हाल ही में लाल सागर के पास मध्य पूर्व में उथले जल में लिविंग मरीन स्ट्रोमेटोलाइट्स की पहली बार खोज की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश गोवा में लिविंग विल को मंजूरी देने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं। इस प्रकार गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां लिविंग विल को लागू किया गया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024, स्वास्थ्यप्रद आहार और पोषण के लिए खाद्य प्रणालियां रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI ने जारी की है। आंध्र प्रदेश में महुआ शराब पर स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के छापे ने कोया जनजाति को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि महुआ शराब बनाना कोया जनजाति की पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा रहा है। इसलिए एनफोर्समेंट ब्यूरो के छापे को कोया समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं के खिलाफ माना जा रहा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।